May I come in, sir? Yes, come in. Thanks. Good afternoon, sir. Good afternoon. Take your seat. बैठ जाए. Thank you, sir. अनिरुद्ध कुमार. Yes, sir. कुछ अपने विषय में बताएं हमें. सर, मैं बिहार के जहानाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया है. वर्तमान समय में मैं गाज़ियाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर कार्यरत हूँ. तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद आप कमर्शियल टैक्स में चले गए. यस सर. क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? कंप्यूटर साइंस में क्या फ्यूचर नहीं था आपका? सर, कंप्यूटर साइंस में भी फ्यूचर था. मेरा इन्फोसिस में प्लेसमेंट भी हुआ था. लेकिन उसी बीच मैं किसी कारणवश मुझे दिल्ली आना पड़ा और फिर मैंने यहाँ पे आकर, मेरे कुछ दोस्त तैयारी कर रहे थे तो मैंने देखा, तो मुझे सिलेबस देखा और एक पहले से लगाव था, लेकिन एक डर था कि कहीं इस फील्ड में सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या करूँगा. लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा और चीज़ें देखी तो मुझे विश्वास हो गया कि अगर थोड़ी सी और मेहनत करूँ मैं तो मैं सफल हो सकता हूँ. फिर मैंने फील्ड चेंज कर दिया और मैं सिविल सर्विस की तरफ आ गया. तो इन्फोसिस का ऑफ़र था आपके पास. इन्फोसिस सपोज टू बी अ गुड पे मास्टर, अच्छी सैलरी मिलती, अच्छी जगह पोस्टिंग होती, किसी बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में. अभी आप छोटे से बिहार के रहने वाले हो, जहानाबाद में पोस्टिंग हो जाएगी आपकी या किसी और रिमोट एरिया में हो जाएगी. तो क्यों आपने फिर सोचा जो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ के हम सिविल सर्विसेज में जाएं हम? अब सर, मुझे लगता है कि मेरा वो कोर एरिया नहीं था. इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ाई की, लेकिन मुझे समय के साथ फील हुआ कि एक जो सोसाइटी से कहीं जुड़ाव है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ. मैंने सोचा भी था कि अगर इस फील्ड में मैं सेलेक्ट नहीं भी हुआ तो मैं किसी एनजीओ को ज्वाइन करूँगा और वहाँ पे काम करूँगा. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ाव एक बड़ा कारण था जिसके कारण मैं. तो आप बिहार के रहने वाले हो और शिक्षा दीक्षा आपकी यूपी में हुई है? कानपुर में सर. क्यों? कानपुर में सर फादर वर्किंग थे. अच्छा, इसकी वजह से. यस सर. बिहार राज्य के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं लोगों की. एक धारणा ये है कि इस देश की प्रगति में, इस देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक कोई राज्य है तो बिहार राज्य है वो. यस. और बिहार राज्य को अगर इस देश से बाहर कर दिया जाए तो इसकी प्रगति जो है और बढ़ जाएगी. आप इस व्यू से सहमत हैं? नहीं सर, मैं इस व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिहार ही वो क्षेत्र रहा है जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय सभ्यता का उदय हुआ है. जो प्राचीन, जो ऐतिहासिक विरासत रही है भारत की, उसमें बिहार का सबसे प्रमुख योगदान है. और आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ा बनाने में केवल बिहार का ही रोल नहीं है, सेंटर का भी उतना ही रोल है और अन्य जो स्टेक होल्डर है उनका भी उतना ही रोल है जितना बिहार का है. बिहार पिछड़ा है. बीमारू राज्यों में से एक बिहार को कहा गया था एक ज़माने में. तो आपने कहा कि एक बिहार का एक इतिहास रहा है, बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ वहाँ पर रही हैं. बिल्कुल. और आज ये स्थिति आ गई है. तो कभी आपने इस पर सोचा है या इस पर कोई अध्ययन किया है कि किन कारणों से बिहार पिछड़ गया? यस सर. सर, बिहार के पिछड़ने के कई कारण रहे. बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम देखेंगे तो जो लैंड सिस्टम हमारे यहाँ पे था, खास करके जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें बिहार पिछड़ता गया. उसके कारण आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे तो जो लैंड रिफॉर्म हुए, बिहार में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो रहा. और इसके बाद सरकार की जो पॉलिसी रही, खास करके फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, उसने बिहार को संसाधन रिच होते हुए भी डेवलप होने का मौका नहीं दिया. ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है? सर, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी केंद्र सरकार की एक नीति थी. कब की नीति थी ये? सर, अराउंड 1950 के दशक से ही शुरू हुई थी. कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती थी, अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो अगर आप रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको सरकार जो भी खर्च होगा उसको सहायता देगी. तो जिसके कारण जो इंडस्ट्री मेजर स्थापित हुई वो साउथ इंडिया में स्थापित हुई. क्यों हुई साउथ इंडिया में? एक मेन सबसे बड़ा कारण था सर, कोस्टल रीजन, पोर्ट वगैरह की सुविधा थी तो आराम से एक्सपोर्ट वगैरह हो जा सकता था. इस विषय पर हाल में चर्चा हुई है, बहुत हाल फिलहाल में. कुछ ज्ञान है आपका? भारत के
एक्स राष्ट्रपति ने इस पर कुछ बयान दिया है, पढ़ा है आपने इस पर? सॉरी सर, जागरूकता नहीं। अच्छा अनिरुद्ध, आपने सोशियोलॉजी समाजशास्त्र लिया हुआ है। यस सर। कुछ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम बताइए। सर जी.एस. घुरे, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेत्ते, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई, इस तरीके से सर। अच्छा, आपने 5-6 नाम लिए। एक कुमार सुरेश सिंह भी सुना है नाम? सॉरी सर, नहीं सुना है नाम आपने। अच्छा, मुझे दूसरी बात बताइए, अभी जो आपने घुरे का भी नाम ले लिया, फिर आंद्रे बेत्ते का नाम लिया, एम.एन. श्रीनिवास, तो इन सब का क्या अचीवमेंट रहा है? जैसे एक योगेंद्र सिंह को हम ले लेते हैं। योगेंद्र सिंह कोई किताब पढ़ी है आपने? सर किताब तो नहीं पढ़ी है, लेकिन बेसिकली जहाँ तक सिलेबस में उनके बारे में है मैं वहीं तक उनके बारे में जानता हूँ। और एम.एन. श्रीनिवास की कोई किताब? सर किताब नहीं पढ़ी। किताब की नहीं पढ़ी आपने? सर। अच्छा, देखी भी नहीं? नहीं सर। तो फिर आपने कैसे पढ़ाई की? सर जो भी यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन था वो तो उसके लिए नोट्स मिला आपको? हाँ, कुछ कोचिंग के नोट्स भी थे। और बाकी कुछ ऐसे ही बुक्स थे। तो आपने कभी किताब देखने की कोशिश नहीं की? क्योंकि इतने बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट, आप तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें, तो आपको नहीं लगा इतने बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए, जानना चाहिए? इस तरह की इच्छा नहीं हुई आपको? सर बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया, मुझे समय भी नहीं मिला। अच्छा, इस संदर्भ में। चलिए कोई बात नहीं। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, यस सर, क्या अंतर है दोनों में? सर संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास जी ने दी थी। संस्कृतिकरण का अर्थ था कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारे समाज में जो निम्न जातियां हैं या फिर जनजातियां हैं वो उच्च जातियों के रहन सहन, विचारधारा, इन सब का अनुकरण करती हैं ताकि समाज में एक अपनी स्थिति, स्टेटस को ऊंचा कर सकें। पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने इस संदर्भ में दी थी कि जो ब्रिटिश शासन आया था उस दौरान भारतीय सोसाइटी में क्या क्या चेंजेज हुए, उसके संदर्भ में उन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा। अच्छा, आप जहानाबाद से है ना, तो अपने क्षेत्र में आप संस्कृतिकरण का कोई प्रभाव देखते हैं क्या? कुछ इस तरह की निम्न जातियां हैं जो संस्कृतिकरण से अनुकरण करके ऊपर पहुंची है? यस सर। बताइए। जैसे हमारे यहाँ पे दुसाध हैं, कोयली जातियां हैं, तो ये पाया गया है कि इन्होंने क्षत्रियकरण करने का प्रयास किया है। और जैसे जनेऊ पहनना, अपने नाम के आगे सिंह लगाना, तो इस तरीके से क्षत्रियकरण करना। अच्छा, इसमें एक बात कही गई है जो संस्कृतिकरण के अंतर्गत मैक्सिमम अधिकांश जातियां वो अनुकरण करती थी, ब्राह्मण का अनुकरण नहीं करती थी, क्षत्रियों का। क्यों मतलब इसका क्या कारण है? सर मुझे एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, अनुमान लगा सकता हूँ बस। हाँ बताइए। शायद इसका कारण ये रहा होगा क्योंकि जो क्षत्रिय थे उनके पास ज़्यादा समाज में, चूँकि वो प्रशासन, राजकाज, इन सब का अधिकार था, तो मुझे लगता है एक ज़्यादा प्रतिष्ठा उनकी थी, इसलिए शायद किया गया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। किसकी शॉर्ट स्टोरीज आपको पढ़ना ज़्यादा पसंद है? सर स्पेसिफिकली मैं किसी राइटर की शॉर्ट स्टोरी नहीं पढ़ता हूँ। इंटरनेट पे कुछ साइट्स हैं, वहाँ से मैं शॉर्ट स्टोरी पढ़ता हूँ। बस इसके अलावा और कोई शौक नहीं है आपका? नहीं सर, यही एकमात्र शौक है? सर ऐसे छोटे मोटे शौक तो कोई लेखक नहीं मिला? मतलब इंटरनेट से भी कोई लेखक नहीं मिला? नहीं सर, मैंने पढ़ा है, जैसे एलिस मुंडो की पढ़ी है स्टोरीज, और कुछ ऐसे ही अरविंद अडिगा की मैंने पढ़ी है, तो कुछ ऐसे ही छोटी मोटी शॉर्ट स्टोरी, लेकिन किसी पर्टिकुलर लेखक पे मैंने फोकस करके नहीं पढ़ा है सर। अभी हाल ही में रशिया और ब्रिटेन के बीच में एक बड़ा डिप्लोमेटिक टसल पैदा हुई है, बता सकते हैं क्या कारण से वो टसल पैदा हुई? यस सर, रूस के कोई रूसी स्पाई थे जो ब्रिटेन में रह रहे थे, तो उनकी अभी हत्या हो गई, और जिस नर्व एजेंट का उपयोग करके हत्या हुई है वो जिस क्लास का नर्व एजेंट था वो रसिया में प्रोडक्शन किया जाता था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रसिया की तरफ से हत्या हुई है, तो इसको लेकर विवाद
स्थिति पैदा। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है जो हम अपने विमर्श में पढ़ते हैं, आखिरी मेरा सवाल आपसे है, जो भारत में सांप्रदायिकता की एक समस्या है। यस सर। मेरा ये मानना है कि एक समुदाय के तौर पर जो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो अनुयायी हैं, उनकी धर्म में आक्रामकता एक ऐसा एक आक्रामक तरीके से जो फॉलो करते हैं, ये एक ऐसा कारण है जो भारतीय समाज में उनके समरसतापूर्ण तरीके से जो उनका मिक्सअप होना चाहिए उसमें वो बाधक है। आप मेरे इस मत से कितना सहमत हैं? सर मैं इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि हर समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे। ये तो बड़ा साधारण प्रश्न है, आपने जवाब दिया इसका कि आप इससे सहमत नहीं है। मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, आपको अवसर दूंगा। भाई आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक धर्म ये कहता है कि जो कुफ्र है या जो शिर्क है, जो धर्म को नहीं मानते, और कुरान में एक सूरा भी है, सूरा अत-तौबा, जो कुरान का 6वां भाग है, वो साफ तौर पे कहता है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानते उनको आप उनके प्रति हिंसक हो सकते हैं। तो आप इस स्थिति में कैसे कह सकते हैं अच्छे बुरे हैं? वो तो उनकी गॉस्पेल में लिखा हुआ है। आपका क्या मत है उसमें? मतलब मैं चाहता हूँ इस विरोधाभास को, बावजूद इसके हम सब इस बात को मानते हैं कि अंततः सभी धर्म आपको मानवता ही सिखाते हैं, लेकिन इस अंतर्विरोध की व्याख्या एक प्रशासक के तौर पर आप कैसे करेंगे? सर मुझे लगता है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं, खास करके धर्म ग्रंथ रहे हैं, हमने उनका इंटरप्रिटेशन अपने अनुरूप किया है। शायद इस कारण ये समस्या पैदा हुई हो, क्योंकि सारे धर्म अहिंसा, सोशियोलॉजी के भी छात्र हैं, इसलिए इसका एक एंगल उससे भी उड़ता है। मतलब आप इस अंतर्विरोध को थोड़ा समझाएं। मैं आपको बस दे रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आप मुझे 7-8 पंक्तियों में अगर समझा सकें कि इस अंतर्विरोध को, क्योंकि ये तो मैं नहीं मानता कि जो धर्म है वो सारे के सारे, जो जैसे अब बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जैन धर्म में तो शाम को खाना नहीं खाते, तो प्रवृत्तियों के स्तर पर धर्म भौगोलिक का अपना वो दास होता है। तो अगर वो है तो उस अंतर्विरोध को आप कैसे समझने का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रयास करेंगे? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। सर जिस तरीके से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, खास करके अरेबियन कंट्री में उदय हुआ था, तो उस समय वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, उससे पहले कबीलाई इलाका था, लोग कबीलाई धर्म फॉलो करते थे। तो जिस तरीके से मोहम्मद साहब ने इस्लाम को स्थापित करने का प्रयास किया, तो उन्हें लगता था कि शायद जो अलग धर्म के अनुयायी हैं, अगर हम उन्हें इस्लाम के तहत लाना चाहते हैं तो थोड़े से हिंसा का प्रयोग करना होगा। तो शायद इस संदर्भ में कहा होगा। अच्छा, यस सर। फिलहाल आप कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं। यस सर। कैसा लग रहा है आपको ये काम? सर काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे बताइए कि जीएसटी आने के बाद इस तरह के पदों की भूमिकाओं में क्या बदलाव आया? सर यूपी में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का काम कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही हो रहा है, और पहले की तुलना में हमारा जॉब काफ़ी कह सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद एक्साइटिंग हो गया है और चैलेंजेस भी बढ़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जीएसटी देश के लिए एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला जनरल आंसर। आप लगातार सभी प्रश्नों के साधारण उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे विशिष्ट उत्तर जानना चाहता हूं। जीएसटी आने से कमर्शियल टैक्स ऑफिसर या इस पूरे महकमे की भूमिका में क्या क्या बदलाव है? सर जीएसटी आने से डिपार्टमेंट के स्तर पर, चूंकि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का काम डिपार्टमेंट का ही था, इसलिए समय के साथ हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग की अपनी डिपार्टमेंट की, और साथ साथ जो अदर स्टेक होल्डर थे, जो व्यापारी थे, डीलर थे, इसके अलावा जो टैक्स असिस्टेंट वगैरह थे, सबका हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई, कैपेसिटी बिल्डिंग की। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट के स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, क्योंकि पूरा काम डिजिटल नेटवर्क पे था, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। और फिलहाल सर इसी तरीके के प्रयास चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे कुल मिला के टैक्स कंप्लायंस आपके क्षेत्र में बढ़ेगा या लोगों के पास इसके भी तरीके निकल आएंगे? नहीं सर, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है, और चूंकि पूरा डिजिटल नेटवर्क पे आधारित होगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले मैनुअल मिलान होते थे, जो भी रिटर्न फाइल होता था, अब वो चीज़ें सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलान की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो पहले अवॉइडेंस हो जाता था वो चीज़ें नहीं होंगी। सर मान लीजिए कि मैं आपके क्षेत्र के किसी रेस्टोरेंट में जाकर एक 500 रुपये का कुछ भोजन करता हूँ और मैं उसके लिए टैक्स देता हूँ, क्या मेरे पास तत्काल या एक सप्ताह में ये जानने का तरीका है कि मेरे द्वारा जमा किया गया टैक्स सरकार तक पहुँचा या नहीं? सर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि तो फिर अभी फेक बिल बनेंगे? नहीं सर, फेक बिल वैट में पहले सिस्टम ज़्यादा था, इस जीएसटी में चीज़ें कम हो जाएंगी,
क्योंकि बैट इसका कारण था सर, क्योंकि पहले बैट में हम अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में बटे हुए थे। हरियाणा में किसी चीज पे टैक्स लगता था, उत्तर प्रदेश में उस चीज पे टैक्स नहीं लगता था, तो जिसके कारण एक स्टेट में प्रोडक्शन होता था वो दूसरे स्टेट में बिना रजिस्टर्ड हुए वो सिल्क होने को आ जाता था। तो पहले जैसे चीजें होती थी कि हमें प्रोडक्ट बिना जैसे कई बार व्यापारी करते थे कि आप बिल मत लीजिए, हम आपको सस्ते में या बिना टैक्स लगाए दे देंगे, तो वो पहले वाले सिस्टम होता था, क्योंकि वो एक चेन सिस्टम बना हुआ था, तो मैन्युफैक्चरर के स्तर से ही वो प्रक्रिया चलती थी। लेकिन क्योंकि उनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जीएसटी में प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जीएसटी में चूंकि उनको टैक्स क्रेडिट मिल पाएगा तो उनके लिए इंसेंटिव खत्म हो जाएगा कि मतलब अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट को वहां से भेजें, क्योंकि ऑटोमेटिक वो चेन सिस्टम है। तो जब तक मैन्युफैक्चरर अगर उस तरीके के प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड नहीं भेजेगा तब तक वो नीचे के स्तर पे आपको अनरजिस्टर्ड नहीं बेच सकते, क्योंकि वहां पे फिर उनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी भी इस बात की कोई तरीका नहीं कि मैं जान सकूं कि मेरा जमा किया गया कर खजाने में जमा हुआ कि नहीं। नहीं सर, बिल्कुल, चूंकि हम लोग मंथली वो रिटर्न उनके द्वारा फाइल किया जाता है, तो अब 5-6 दिन में तो हम नहीं पता कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जमा किया गया टैक्स, क्योंकि वो रिटर्न जब फाइल करेंगे डिपार्टमेंट में अभी। लेकिन ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि हमें जान पाए कि हमारे द्वारा जमा किया गया टैक्स उन्होंने फाइल किया है कि नहीं, रिटर्न दिखाया है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है समय के साथ ये व्यवस्थाएं ज्यादा आएंगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो हम देख पाएंगे। चलिए, मेरी ओर से अंतिम क्षेत्र ये है, मुझे बताइए कि हाल फिलहाल में नेपाल में भारत को लेकर विरोध की भावनाएं जनता के स्तर में बढ़ी है। एक तो इसकी क्या वजह है और आप इसका क्या समाधान सुझाते हैं? सर, पिछले 3-4 सालों में नेपाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे वो बड़े उथल पुथल वाले रहे, खास करके जब से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मधेसी कम्युनिटी थे उनको वो राइट नहीं दिए गए, जिस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था या जिस हिसाब से प्रांत बनाए जाने चाहिए थे वो नहीं हुआ, तो जिसके कारण उनके मन में क्षोभ था और वो प्रदर्शन के रूप में उभरा। उसके बाद फिर ब्लॉकेड हुआ, अनऑफिशियल ब्लॉकेड हुआ, तो उसके कारण स्थितियां काफ़ी बिगड़ गई थी। और इसके अलावा उसी समय से एक निगेटिव सेंटिमेंट पनपने शुरू हो गए थे। इसके बाद चाइना का भी एक चाइना फैक्टर भी काम करने लगा। चाइना ने, चूंकि जब हमने वहां से अपना हाथ खींचा तो चाइना ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं चाइना का प्रभाव बढ़ने लगा। जो वर्तमान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं KPS ओली जी, उस समय भी वही थे, तो एक देखा गया है कि उनका सेंटिमेंट चाइना की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस संदर्भ में सेंटिमेंट इंडिया के विरुद्ध। कुमार साहब, आपने दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज को 12 और 13 नंबर पर रखा है क्रमशः। बिल्कुल। और ये दोनों ग्रुप बी सर्विस है, बाकी आप ग्रुप पे ए सर्विसेज भी रख सकते थे, तो क्या क्राइटेरिया था आपके दिमाग में जब आपने सर्विस प्रेफरेंस इंडिकेट किया? सर ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंने दिमाग में नहीं बनाया था। लोगों ने जैसा, चूंकि कुछ सर्विसेज के बारे में मुझे पता था, तो उस हिसाब से मैंने फिल किया शुरुआत के सर्विसेज। बाकी के बारे में मुझे नहीं पता था, तो जैसा लोगों ने, मैंने अपने दोस्तों से पूछा और लोगों ने जैसा फिल किया तो मैंने उस क्रम में भरा। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो मतलब आपने ऑटोनोमसली इसको नहीं फिल किया, किसी न किसी से आपने सलाह मशवरा किया और उनके मतलब प्रेफरेंस को ध्यान में रख के अपना प्रेफरेंस आपने इंडिकेट किया? सर, इसका एक बड़ा कारण है कि हो सकता है कि जो नीचे के अगर और भी ग्रुप पे सर्विसेज हैं, अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यूपी में रहना पसंद करूंगा। तो आप नॉट ऑप्टेड भर देते अगर आपको पहले से ही था, तो मतलब कि आप डबल माइंडेड हैं, आप डिसाइड कुछ कर रहे हैं, भर कुछ रहे हैं, आपको नॉट ऑप्टेड का ऑप्शन तो है, डबल लाइन भरना था आपको। सॉरी सर, मुझे उसमें। आप ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में अंतर समझते हैं? यस सर। बताइए। सर, ग्रुप ए सर्विस का दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऊपर की सर्विसेज में स्थान बना पाऊंगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सर। चलिए ठीक है। प्रसार भारती में अभी एक विवाद चल रहा है। यस सर। क्या है विवाद वो? सर, कुछ दिन पहले विवाद चल रहा था, जैसा मैंने न्यूज़पेपर में कवर किया था, कि चूंकि प्रसार भारती एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार का उसमें हस्तक्षेप बढ़ रहा था। जिस तरीके से वहाँ पे शायद जो पत्रकारों की नियुक्ति हुई या उनकी सैलरी को लेकर सरकार से मनमुटाव हो गया था, तो फिर प्रसार भारती की जो एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी सरकार ने रोक दी थी।
तो इस बात को लेकर तो कितना जस्टिफाइड है एक ऑटोनोमस बॉडी में सरकार खुलेआम हस्तक्षेप कर रही है कि 2 व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए इस सैलरी पे जो एबनॉर्मली हाई है, और ऐसा न मानने पे, मैनेजमेंट के द्वारा न मानने पे सरकार इस तरह का एक्शन ले रही है, तो कितना जस्टिफाइड है सरकार के पार्ट पे? सर निंदा होनी चाहिए, सरकार के इस एक्शन की निंदा होनी चाहिए। सर मुझे लगता है कि हाँ, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे, और ख़ास करके मीडिया है, तो वहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी। और अगर वो एक पत्रकारों की नियुक्ति कर रहे हैं तो वो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई भी किया होगा सर। अब पूरा आपको नहीं पता है सीन उसका। यस सर। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूंकि कॉमर्शियल टैक्स में है, DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यस सर। ये क्या है? सर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो 2 कंट्री के बीच होता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो दोनों देश मिलकर किसी भी व्यक्ति पर एक तरीके का टैक्स न लगा सकें। मतलब अगर सेम इनकम या सेम एसेट है तो उस पर अगर एक कंट्री लगा रही है तो दूसरा कंट्री नहीं लगाएगा, तो एक एग्रीमेंट हो जाता है सर। एक्स एक कंट्री है, वाई एक कंट्री है, ठीक है। यस सर। एक्स का एक रेजिडेंट वाई में जाके कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है और वो उसकी टैक्स लायबिलिटी उस कंट्री में बनती है। बिल्कुल। तो एक्स को क्या फायदा है, वो तो वाई ले रहा है। सर इसमें भी कुछ प्रावधान है। एक 2 तरीके के टैक्सेशन होते हैं, एक रेजिडेंट बेस्ड होता है और एक शायद मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस था सर। लेकिन वर्तमान समय में एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है और OECD कंट्री के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का, कि अगर इस तरीके का काम करते हैं कि किसी दूसरे देश में अगर जाकर बिजनेस एक्टिविटी करते हैं और वहाँ पे टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो फिर इन पे कर्व किया जाएगा। तो इस तरीके की बात चल रही है। अनिरुद्ध जी, हाइपर लूप का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है ये? सर हाइपर लूप एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें मैग्नेटिक लेविटेशन सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा और कुछ फिर उसके माध्यम से काफ़ी तेज गति से जो ट्यूब होंगे उस ट्यूब में ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होगा वो संचालित होगा सर। तो इस पर क्या क्या अभी एक्टिविटीज़ हो रहा है इस क्षेत्र में? सर एक तो टेस्ला कंपनी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसके अलावा वर्जिन कंपनी के द्वारा भी प्रयास हो रहे हैं। भारत में सर कुछ स्थान चुने गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट चुने गए हैं, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है डेवलपमेंट पे भारत में कुछ काम हो रहा है। किसी एक प्रोजेक्ट का नाम याद आ रहा है जहां अभी हाल में महाराष्ट्र मैग्नेटिक महाराष्ट्र हुआ था, जहां पर एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पे ट्राई किया जाए? सर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बता। हाँ। शायद पुणे और मुंबई के बीच ट्राई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।